चलिए अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात करेंगे कि बाजार में इस हफ्ते किस तरीके की गतिविधियां रहीं। मानसी दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानसी, में एक बात बताएं, पहले तो आज का दिन कैसा रहा और जो पूरा हफ्ता रहा वो कैसा रहा? थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा हरे में रहा आखिरी के कुछ दिन कम से कम। बिल्कुल, तो फ्राइडे सेशन की अगर बात करें, अच्छी शुरुआत देखने को मिली बाजार की, लेकिन उसके बाद एक टाइट रेंज में बाजार ने दिन भर ट्रेड किया। ऑफकोर्स कई सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने परफॉर्म कर दिया, बाजार को काफी हद तक सपोर्ट दिया। एफएमसीजी स्पेस में अच्छी तेजी दिखी और इस पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो पूरे हफ्ते भर में भी एफएमसीजी स्पेस काफी हद तक एक्शन में रहा। रियल एस्टेट पैक के लिए भी पूरा हफ्ता काफी मजबूत रहा, क्योंकि Q1 अपडेट्स रियल एस्टेट सेक्टर के आते हुए दिखे और एक के बाद एक अपडेट्स आने के बाद रियल एस्टेट स्टॉक्स जैसे कि सोभा, डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। अब आइए अगर निफ्टी को देखें, पूरे हफ्ते में करीब 3-3.5% के रिटर्न्स निफ्टी ने दिखाए। स्मॉल कैप में भी उतने ही रिटर्न्स, लेकिन बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। करीब 5% के रिटर्न्स इस पूरे वीक के दौरान बैंक निफ्टी ने पोस्ट किए। इसके अलावा सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें, कंजम्पशन स्पेस, ऑफकोर्स कई सारी खबरें आती हुई देखने इस हफ्ते के दौरान ही हमने देखा। एडिबल ऑयल से जुड़ी खबर आती हुई देखी। एफएमसीजी में कई सारे न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है जिसका सीधा असर कंजम्पशन और एफएमसीजी प्ले पर पड़ता हुआ दिखा। कंजम्पशन स्टॉक्स करीब 6% की तेजी दिखा रहे थे, एफएमसीजी में भी 6% की तेजी दिखी। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, मेटल्स में भी, इनफैक्ट मेटल में एक रीबाउंड का जोन भी इस हफ्ते देखने को मिला। तो क्लियरली मेटल्स जो कि डाउन ट्रेंड दिखा रहे थे वहां पर भी मजबूती जरूर देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स में टाइटन पूरे हफ्ते में 10% की तेजी स्टॉक ने देखी है। Q1 अपडेट इस कंपनी के आते हुए देखे, उसके ठीक बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एचयूएल के स्टॉक में ऑफकोर्स एफएमसीजी प्ले में सबसे आगे था, 10% की तेजी इस हफ्ते के दौरान एचयूएल के स्टॉक में भी नजर आई। यूपीएल, आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी जैसे स्टॉक 7 से 8% की तेजी पूरे हफ्ते के दौरान दिखा रहे थे। लूजिंग कैंडिडेट्स में ओएनजीसी, ऑफकोर्स क्रूड करेक्शन का एक इंपैक्ट आता हुआ दिखा, 7% की गिरावट रही। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में एसबीआई लाइफ तो चल पड़ा, लेकिन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में कमजोरी नजर आई। जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में ऑफकोर्स हफ्ते हमने देखा कमजोरी के साथ ट्रेंड दिखा। मिड कैप गेनिंग मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में था। कैनरा बैंक, मिड कैप आईटी कंपनियां अच्छी तेजी दिखा रही थी। एबीबी ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स थे। ट्रेंड, सुमितोमो केमिकल्स में भी अच्छी मजबूती थी और लूजिंग कैंडिडेट्स में ऑयल इंडिया, अजंता फार्मा, सुवेन फार्मा, दानी सर्विसेज जैसे स्टॉक्स रहे। तो ये पूरा हफ्ता काफी एक्शन पैक रहा। ग्लोबल मार्केट से भी काफी एक्शन दिखा, डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी इसका इंपैक्ट काफी अच्छा पड़ा, लेकिन फ्राइडे सेशन एक टाइट रेंज में ही ट्रेड करता दिखा हमने। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी, सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अब अगले हफ्ते की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेयर इंडिया के रवि सिंह। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, अगर पिछले 3 दिनों को देखें तो क्या ये कह सकते हैं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, या फिर ये 3 दिन की बात है, अगला हफ्ता शायद तक कोई और रंग लेकर आए? देखिए, जब तक 16,000 के ऊपर निफ्टी यहाँ पर ट्रेड हो रही है तब तक तो सुख भरे दिन ही थोड़े से नजर आएंगे। और ओवरऑल क्योंकि सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग काफी अच्छी दिख रही है, तो ये कहें कि सुख भरे दिन में मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे ये अच्छे रहे तो आगे भी दिन अच्छे ही रहेंगे। और उम्मीद है उत्कर्ष जी, जो अभी जो मोमेंटम है वो अगले हफ्ते तक कैरी करेगा। डाउन साइड का जो रिस्क आ रहा था कि एक 14,800 की बातें हो रही थी या 15,200 की जो बातें हो रही थी, वो अब कहीं ना कहीं से थोड़ा दूर होती हुई जा रही है। अब जो अगला जो ट्रेंड की बात की जा रही है वो शायद मेरे ख्याल से अब आपको 16,800 की रेंज में देखने को मिलेगा, यानी कि अगले 2 से 3 वीक जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम में रहेंगे। अब मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इस समय जो कल की जो एक्सपायरी हुई उसके बाद जो मोमेंटम यहाँ पर बना और जिस तरीके से डेरिवेटिव डेटा यहाँ पर सजेशन दिखा रहा है, ओवरसोल्ड सिचुएशन काफी दिनों से बनी हुई थी, लेकिन अब रुझान पॉजिटिव मोमेंटम में जाता जा रहा है। तो बहुत ज्यादा लंबी तेजी तो नहीं, लेकिन जो एक डर था, जो एक खतरा था, वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। और वेरी पर्टिकुलर अगर आप देखते हैं तो जिस बैंकिंग सेक्टर ने यहाँ पर एक बाउंस बैक किया है, साथ ही इंडेक्स की बात, इंडेक्स परफॉर्मेंस में अगर जाते हैं तो आपको ऑटो इंडस्ट्री ने आउट परफॉर्म करते हुए नजर आई है। दूसरी तरफ है पावर सेक्टर हो या टेलीकॉम सेक्टर हो, मेटल सेक्टर को छोड़ करके सभी सेक्टर ने काफी हद तक एक अच्छी रैली की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगला हफ्ता भी इसी तरीके से रहेगा और मोर एवर 5 दिन में से 4 दिन आपको तेजी के दिखेंगे और एक दिन शायद आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का या वसूली का दिख सकता है, लेकिन सेंटिमेंट अब पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहा है।
चलिए अब अगले हफ्ते की बात रवि ने कही तो हम ये भी देख लेते हैं कि अगले हफ्ते बाजार के लिए ट्रिगर्स क्या होंगे, क्या क्या बड़े ट्रिगर्स हैं। उन सब के साथ हमारी सहयोगी वामाक्षी जुड़ गई हैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स को लेकर। आइए देखते हैं सारे ग्लोबल फैक्टर्स जिस पर आपकी होनी चाहिए नज़र। शुरुआत करते हैं हम भारत से। तो भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सीपीआई का आंकड़ा आएगा 12 जुलाई को। इसके अलावा जून होलसेल प्राइसेस और ट्रेड डेटा पर भी होनी चाहिए आपकी नज़र। बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। तो यूनाइटेड स्टेट्स अपना इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और मंथली बजट स्टेटमेंट रिलीज़ करेगा 14 जुलाई को। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम पर फोकस करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा 13 जुलाई को। चाइना का जीडीपी डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स भी काफ़ी अहम इवेंट्स है ट्रैक करने के लिए और वो रिलीज़ होंगे 15 जुलाई को। अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल अर्निंग्स की। तो दो इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आने वाले हैं 14 जुलाई को, जो है जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली के। इसके एक दिन बाद सिटी ग्रुप अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करेगा। खैर ये तो हो गए सारे ग्लोबल क्यूज़। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो हमें ट्रैक करने चाहिए। तो 10 जुलाई को जापान उनके अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होल्ड करने वाला है। 11 से 21 जुलाई तक नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो एक गैस पाइपलाइन है, यूरोप की एक की चैनल है नेचुरल गैस के लिए रशिया से, ये एनुअल मेंटेनेंस के लिए बंद होने वाली है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपनी 4 दिन की मिडल ईस्ट की यात्रा शुरू करने वाले हैं 13 जुलाई से। इस यात्रा के दौरान वो गल्फ क्रूड प्रोड्यूसर्स को और बैरल्स पंप करने की विनती करने वाले हैं। आखिर में फोकस करिएगा एक इवेंट को जो 15 जुलाई को होने वाला है। 20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकर्स मिलने वाले हैं बाली में। और ये थे सारे इवेंट्स जो आपको ट्रैक करने चाहिए ये हफ्ते के लिए। रवि, आपके हिसाब से इनमें से कौन कौन से ट्रिगर्स पे नज़र रहनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, और किस ट्रिगर के कैसे डेटा पे हम कैसे रिएक्ट करें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि जो अर्निंग सीजन से स्टार्ट हो रही हैं, अर्निंग सीजन के साथ में जो क्रेडिट रेटिंग्स यहाँ पर निकल कर आएंगी वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। ऑब्वियसली ये है कि जो आगे के जो इकोनॉमिक डेटा है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि डोमेस्टिक लेवल पर अर्निंग्स का काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। और एक जो बड़ी चिंता है और अभी भी वो चिंता का विषय बनता जा रहा है वो है रुपया। रुपए में जो अभी वीकनेस का दौर जारी है वो शायद थोड़ा सा आगे जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट को खराब कर सकता है। और जो अभी कंटिन्यूअस जो यहाँ पर प्रोसेस है, या फिर कुछ आरबीआई अगर स्टेप लेता है, जिस तरीके से आरबीआई ने थर्सडे को स्टेप लिया, उस तरीके से अगर कोई स्टेप लेता है तो वो अगर स्ट्रेंथ दे सकता है तो मार्केट को और सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। सेक्टर वाइज किन सेक्टर्स को देखिए, जैसे कि आपने कहा रुपया है तो रुपया परेशान भी करेगा और कहीं ना कहीं रुपया आपको एड भी करेगा, आपकी मदद भी करेगा गिरता रुपया। तो कौन से सेक्टर्स को देखें और किन सेक्टर्स में थोड़ा सा कॉशियस रहने की बात है? देखिए, कॉशियस रहने में तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल की वोलेटिलिटी का एक इम्पैक्ट रहेगा, रुपया उसमें इम्पैक्ट जरूर देगा। तो क्रूड ऑयल की जो वोलेटिलिटी उसको देखते हुए ऑयल एंड गैस सेक्टर से थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस अभी बनाकर रखनी चाहिए। पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज हैं या फिर ये आईटी सेक्टर है उनमें थोड़ा सा आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देगा। एफएमसीजी सेक्टर में यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। बैंकिंग थोड़ा सा कंसोलिडेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रियलिटी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वापस हावी हो सकती है, यानी कि जो अभी जो वापस पुल बैक आया है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी नहीं दिखा रहा है। और मेटल सेक्टर तो ऑलरेडी इंपैक्टेड है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस जो करेक्ट हुई है उसका एफएमसीजी सेक्टर पे काफी हद तक बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्कर्ष जी मिक्स भी होगा, लेकिन मोर एवर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है आईटी और खासतौर से ऑयल एंड गैस पे आपको फोकस यहाँ पर रखना पड़ेगा। और बाकी एक साइडवेज से काउंटर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, जैसे रवि कह रहे हैं कि आईटी पे नजर रहनी चाहिए और आईटी के दिग्गज कंपनी टीसीएस के भी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। अब कैसे रहेंगे टीसीएस के नतीजे, उसको बताने के लिए हमारे साथ शरद दुबे जुड़ गए। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, तो सबसे बड़ी आईटी कंपनी भारत की जो है अब रिजल्ट सीजन आ रही है। अब याद रखिए स्टॉक भी लगभग 15% गिर चुका था इस साल। अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 3% गिरावट देखने मिला है। वैल्यूएशंस की बात करें 40s की जो हाई वैल्यूएशंस है वो घट के अबाउट 28
टाइम्स हो गई है आपका FY23 के आंकड़ों देख के। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में लगभग 1.5% का जो ग्रोथ देखने मिलेगा। जो CC ग्रोथ है 3.7% तिमाही दर तिमाही का जो है एक्सपेक्टेशंस रखा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉप लाइन तो स्ट्रॉन्ग रहेगी जितने क्वार्टर से आ रहे हैं, क्योंकि आपको डिजिटल सेल्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। लेकिन स्ट्रीट का फोकस रहने वाला है डिमांड की कमेंट्री अब आगे जाते हुए कैसे रहने वाली है, क्योंकि अब महंगाई आ गई है, रिसेशन आ गए हैं, उससे जो है ग्लोबल क्लाइंट्स के ऑर्डर्स को इम्पैक्ट पड़ता है। और मार्जिन्स में ऑफकोर्स अब ट्रैवलिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, सप्लाई साइड कॉस्ट में भी अभी एलिवेटेड है, तो इसके कारण मार्जिन्स में प्रेशर रहने वाला। अगर मार्जिन्स की बात करें तो 140 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट का एक्सपेक्टेशंस है। पैट ऑफकोर्स सपाट रहने का जो है एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो US के जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स है वो लगभग 185 to 200 बेसिस पॉइंट्स आ सकता है। जो वही बात हुई जो मैंने कहा मार्जिन प्रेशर के लेके। इसके अलावा जो है वेज हाइक, ट्रैवल कॉस्ट और सप्लाई साइड प्रेशर में जो है दबाव देखने मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है निवेशकों को देखनी होगी वो रहने वाली है कि लार्ज डील मोमेंटम क्या अब सस्टेन कर रहे हैं कि अब छोटे छोटे डील में तब्दील हो रही है ऑर्डर्स। और दूसरा है एट्रिशन रेट। अभी भी इंडस्ट्री एट्रिशन रेट जो है 15% से ऊपर एट एन एवरेज चल रहा है और अभी भी अलार्मिंग लेवल है। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट बात है, एट्रिशन और लार्ज डील मोमेंटम और रिसेशन का इम्पैक्ट क्लाइंट्स का, ये 3 पे जो है फोकस आज रहने वाला है। हरी, आप कैसे देखते हैं TCS को एज अ काउंटर? क्या लगता है आपको, क्या माहौल अच्छा है कि कुछ बाइंग होनी चाहिए या फिर थोड़ा सा आप वेट करेंगे उसमें किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप करने से पहले? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रूपी का एक फायदा तो जरूर यहाँ पर TCS को मिलेगा, या फिर ये कहें कि पूरी IT कंपनीज को मिलेगा। और आपने जो एस्टिमेट नंबर आए हैं उसमें आप देखेंगे तो रूपी ग्रोथ करीब जो है वो 1.8% से इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो फंडामेंटल पॉइंट पे काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 14 जनवरी को 4000 के लेवल ट्रेड हो रहे थे, आज 3200 के आसपास लेवल ट्रेड हो रहे हैं। 3000 का लो इस स्टॉक ने बना दिया है। दूसरी तरफ US के जो सेंटिमेंट है, जो रिसेशन का दौर है, वो अब IT कंपनीज के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। लेकिन मैं फिर भी इस टाइम पे जो अभी स्ट्रैटेजी बनती है वो ये है कि आप अगर IT सेक्टर पे निवेश करना चाह रहे हैं और खासतौर से TCS के रिजल्ट को प्ले करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने सोची है, जिस हिसाब से अभी करेक्शन है, उसमें 60% अपने फंड को आप IT सेक्टर के TCS में लगा सकते हैं। और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको आने वाले 6 से 8 महीने में आपको वापस से 3700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है। रिजल्ट में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं है, एक एवरेज रिटर्न देखने को मिलेगा। एक तरफ प्रॉफिट होगा तो एक तरफ थोड़ा दबाव होगा, लेकिन कंपेयर टू इंडस्ट्री या कंपेयर टू रिसेशन जो अभी चल रहा है, उसके हिसाब से TCS के रिजल्ट यहाँ पर ठीक दिखाई देंगे। आज एक बड़ी डील हुई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदा गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो EV कंपनी है उसमें स्टेक खरीदा गया, और उसी के सिलसिले में M&M के CFO मनोज भट्ट ने हमसे खास बातचीत की। आया सुनते हैं इस बातचीत को, फिर देखते हैं कि ऑटो स्पेस को, M&M को, EV की कहानी को, टू व्हीलर्स को कैसे देखना चाहिए रवि के साथ। लेकिन पहले कॉन्वर्सेशन सुनिए आप। अगर ये ट्रांजैक्शन के बारे में देखें तो पहले तो मैं चाहता हूँ ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो हमारे पार्टनर है जो इन्वेस्ट करे, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो एक बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है जो क्लाइमेट इन्वेस्टिंग और ESG पे बहुत फोकस्ड है, और उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो द ट्रांजैक्शन का जो स्ट्रक्चर है, जो हम एक नया EV को बनाएंगे जिसमें हमारे 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक SUVs, वो सारी प्रोडक्शन उस वहाँ से होगी, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उसमें पहले 1925 करोड़ विल बी डन बाय एंड देन बाकी हम मैच करेंगे 1925 करोड़। और इसमें जो फ्यूचर प्रोडक्शन होगी वो उसमें हम 5 मॉडल बनाएंगे, और ये जो कंपनी है वो अगले विद इन अ ईयर बनाएंगे हम, और वो उसमें जो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली वी विल लेवरेज जो भी महिंद्रा इकोसिस्टम में हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है वो पूरी जो प्रोवाइड की जाएगी वो नई EV को के लिए। फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आपने बोला अराउंड 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, उस पर इन्वेस्टमेंट होगी, और BII उसमें डिपेंडिंग ऑन सर्टन माइलस्टोन्स बिटवीन 2.75% to 4.76% का उनका स्टेक होगा। एंड ये मेजरमेंट पीरियड होगा FY27 में। ये है ट्रांजैक्शन का आउटलाइन, और इससे हम क्या करेंगे कि जो फोकस है
वो 4 व्हीलर पैसेंजर ईवी सेगमेंट में वो फोकस ये ईवी कंपनी के थ्रू उसमें होंगे और उसमें प्रोड्यूस करेंगे। हमारा पहला प्रोडक्ट जो है वो अनवील होगा सितंबर में एंड जो डिलीवरीज होंगी वो Q4 इस साल में स्टार्ट होगी और वो सारी जो है वो सब इस कंपनी में होगी। कमेंट्री सुन रहे थे अनीश जी की भी, जो निकल के बात यह आई कि 27 तक लगभग 5 साल के अंदर 2 लाख गाड़ियां बनाने का लक्ष्य है। अगर इसके बारे में बताएं कि ये नंबर कैसे आ रहा है, डिराइव हो रहा है और किस तरह की डिमांड ट्रेंड्स आप उम्मीद करते हैं? क्या ये सिर्फ आप डोमेस्टिक मार्केट में ही लॉन्च करेंगे या आपके ओवरसीज प्लान्स भी हैं? कितने तरह के प्लान्स होंगे, कितने तरह की गाड़ियां आएंगी, कुछ अगर शेयर कर सकते हैं। तो अगर हमारा बिजनेस प्लान देखा जाए तो हमने जो अज्यूम किया है, अगर आप इंडिया में देखो 2-3 ट्रेंड्स है। एक तो द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो एटमॉस्फेयर है, जो डिमांड है वो अगले सालों में काफ़ी स्ट्रांगली डेवलप होगी बिकॉज जो एलिमेंट्स है, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा एंड ओवरऑल कस्टमर अप्रोच टू दैट विल ऑल्सो चेंज। तो इस हिसाब से हमारा जो एस्टिमेट है कि 20 to 30% ऑफ द सेगमेंट इन द SUV सेगमेंट विल बी कन्वर्टिंग टू EV। इस बेसिस पे हमने जो प्रोजेक्ट किया है वो 200,000 कार्स पर ईयर लगभग FY27 तक, और उसमें से जो है हमारे 5 मॉडल होंगे तब तक। और ये जो बिजनेस प्लान है, ये इस बिजनेस प्लान के बेसिस पे हमने जो प्रोडक्ट रोड मैप बनाया है वो अनवेल होगा अगस्त में। हम पूरी तरह से अनवेल करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है और कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे और कौन से टाइमिंग होंगे। जैसे कि मैंने बताया, हमारा पहला प्रोडक्ट जो है वो सितंबर 22 में अनवेल होगा और प्रोडक्शन एंड डिलीवरी विल स्टार्ट इन Q4 2020। जी, हमें ये भी जानकारी मिली है कि XUV 400 पहले प्रोडक्ट है जो बाजार में उतरेगी और उसके बाद आप अलग 4-5 गाड़ियां बनाएंगे। क्योंकि जब हम महिंद्रा की बात करते हैं तो XUVs 700 को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। आपकी जो नई गाड़ी है स्कॉर्पियो एन, जो नई स्कॉर्पियो आ रही है रिफर्बिश, उसने पूरा हिला के रख दिया SUV एरिया। तो लोग सोच रहे कि SUV स्पेस में जो EVs आएंगे उनके मन में, उन्होंने देखे नहीं है, इंडिया में आइडिया नहीं है। US में साइबर ट्रक टेस्ला बनाती है और रिवियन एक EV ट्रक बनाती है, तो वो सब इमेजेस माइंड में आ रही हैं। आप अपने प्रोडक्ट लाइन के बारे में थोड़ा बताएं। आप जो अपने SUVs होंगे EV के वो कैसे होंगे, कुछ उसके बारे में बताएं। तो पहले तो आप सही कह रहे हैं कि जो हमारे जो प्रोडक्ट्स आए हैं लास्ट 2.5 ईयर्स में, उनमें ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है कस्टमर से। जो हम XUV 400 जो हमारी पहली लॉन्च होगी, हम वही उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट फीचर्स हम डाल रहे हैं, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है, उसमें भी वैसा ही रिस्पांस मिलेगा हमें। एंड उसका पर जो मैं डिटेल में अभी बात नहीं कर सकता बिकॉज हमारी जो अनवील है, स्ट्रैटेजी की अनवील अगस्त में है और उसके बाद सितंबर में मॉडल की अनवील है, ऐसे प्लान है। तो आप तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बट हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा मार्केट से, यही हमारी उम्मीद है। रवि सर, ये पूरी ऑटो स्पेस को कैसे देखें? देखिए, इसमें मारुति सुजुकी है जो अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कहानी से थोड़ी सी दूर है। इंतज़ार कर रहे हैं टोयोटा का कि टोयोटा के साथ जो कहानी आएगी, जो गाड़ी आएगी, उसमें हम EVs के साथ उनके ऊपर पिगी बैक करेंगे। टाटा मोटर्स है जिसके पास गाड़ी भी है, वैल्यूएशन भी है जो कि थी, और उसके बाद पैसा भी उठाया है मार्केट से। और यहाँ पे M&M एक तरफ है जहाँ पर कि आपको वैल्यूएशन टाटा मोटर्स के बराबर तो मिल गई है, लेकिन जितना आपके पास ना भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है। और दूसरी चीज़ ये कि भी पैसा भी जो आया है वो करीब 2000 करोड़ है, जो ये कंपनी खुद भी अपने करंट एक्रूवल से मैनेज कर सकती थी। अब इस पूरी स्पेस में किस पे दाव लगाया जाए? देखिए उत्कर्ष जी, बहुत सिंपल वे में समझते हैं। देखिए M&M का भविष्य इस समय अच्छा दिख रहा है और
जो आगे ईवी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो टाटा मोटर हो या फिर एमएनएम हो, अब ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो ईवी सेगमेंट की तरफ फोकस कर रही हैं और आगे का फ्यूचर यही है। तो आज अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं तभी आपको लॉन्ग टर्म पे उस सेक्टर से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि वो मार्केट को आगे आने वाले समय में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तब नए प्लेयर आएंगे तो वो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो स्टार्टिंग आज करनी पड़ेगी। अब कंपनी के सेगमेंट वाइज अगर यहाँ पर समझते हैं तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए, मारुति को आप भूल नहीं सकते हैं, और टाटा मोटर को भी आप यहाँ पर अगर कंपैरिजन इन तीन अगर दिग्गज में कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय रैंकिंग के हिसाब से आपका पहला इन्वेस्टमेंट चॉइस जो है वो महिंद्रा में होनी चाहिए, दूसरा जो है वो मारुति में, और तीसरा टाटा मोटर पे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कंपनी ने रिवैप किया है, या फिर ये कहें कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो वेटिंग पीरियड है, जो बुकिंग है, वो ऑटोमेटिकली दिखा रही है कि उनके पास 6 से 8 महीने का यहाँ पर एक इन्वेंट्री की डिमांड आ चुकी है और वो बैलेंस शीट पे आगे नजर आएगा। तो और टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर यहाँ पर देखते हैं जिस तरीके से डिमांड निकल के आई है, नए नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं उनका बेनिफिट है। तो इस पूरे सेगमेंट और पूरे सेक्टर में दोनों चीजें हैं, एक कि आप नई जनरेशन के साथ जो नया सेगमेंट है जो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है उसको भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नए प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट के लिए आपको तीनों अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। रवि सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और फिर वापस आता हूँ आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चलिए, कल की तैयारी में आपका, अगले हफ्ते की तैयारी में आपका फिर से स्वागत है। रवि, सबसे पहले आपकी जो कॉल्स हैं वो समझना चाहेंगे अगले हफ्ते की तैयारी के लिए क्या कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे आपके हिसाब से मैं निवेशकों की नजर रहनी चाहिए? देखिए, 2 स्टॉक्स हैं। एक है यहाँ पर इंडिया सीमेंट जिसे आप बाय कर सकते हैं, 190 का टारगेट है, अच्छे चार्ट पैटर्न पे है, अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक है, तो आप इसको सीमेंट सेक्टर से ले सकते हैं। दूसरा है टाटा केमिकल, इस समय 840 के पास है और अच्छा मोमेंटम अगले हफ्ते भी गेन कर सकता है। मुझे लगता है 5 से 8% आपको अगले हफ्ते मिल सकते हैं, तो आप इसको 900 के टारगेट के लिए यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं टाटा केमिकल को विद स्टॉप लॉस ऑफ 810। चलिए, जाते जाते एवेन्यू सुपर आउट्स के नतीजे कल आएंगे, वो कैसे रहेंगे उनको बताने के लिए हमारे साथ विनी मोतीवाला मौजूद है। विनी, बताएं कैसे रहेंगे नतीजे? डीमार्ट अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और वहाँ पे देखें तो जो ओवरऑल नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है वो तो फेयर हमें पता चल गया, क्योंकि कंपनी ने ऑपरेशनल अपडेट दी थी। तो वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 95% पे ये टाइम, और रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 9,800 क्रॉस पे। प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 575 क्रॉस, 4 गुना ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर के से। तो श्योरली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेवेन्यू में दिख रही है, प्रॉफिट में दिख रही है, और मार्जिन्स में भी हम लोग ये टाइम एक्सपेंशन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 400 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन, EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 8.9% पे। ओवरऑल ये देखें तो क्या फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं कंपनी के लिए। एक तो कंपनी ने लो बेस थी लास्ट टाइम, क्योंकि इंपैक्ट हुए थे उनके जनरल मर्चेंडाइज सेल्स और अपैरल सेल्स, जो रिटेल साइड है वो इंपैक्ट हो चुकी थी क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो लो बेस इफेक्ट प्ले कर रही है। मार्जिन्स में एक्सपेंशन भी लो बेस इफेक्ट पे अच्छी मार्जिन्स दिख रही है। और ओवरऑल कंपनी ने स्टोर एडिशन जो की है वो रोबस्ट स्टोर एडिशन है, काफ़ी अच्छी स्टोर एडिशन है, और ये टाइम कंपनी ने 10 नई स्टोर ऐड की है सिर्फ ये क्वार्टर में, तो काफ़ी अच्छी स्टोर एडिशन है। और ओवरऑल जो स्टोर्स काउंट है वो है 294 की स्टोर काउंट, तो वो काफ़ी अच्छी स्टोर काउंट भी कंपनी की बढ़ रही है। उसके अलावा जो स्टोर ट्रैक्शन है ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहे हैं कंपनी ने डी मार्ट रेडी में जो उनकी है, तो वहाँ पे अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, और उनकी राइजिंग सिटी कवरेज भी बढ़ रही है, तो वो एक अच्छा फैक्टर भी है जो वॉच आउट करना डीमार्ट से। ना ओवरऑल अदर फैक्टर्स जो है वो है क्या है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आ रही है फुटफॉल ट्रेंड्स पे, SSG रिकवरी पे, और डाउन ट्रेडिंग अगर कुछ हो रही है तो वो कोई डाउन ट्रेडिंग हो रही है कंज्यूमर की, तो ये एक मेन फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनी, और रवि सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे दर्शकों को अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए। अगले हफ्ते की तैयारी में अब के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 18 नाउ स्वदेश, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।